दोस्तों, दुनिया के कई देशों के पास अपनी मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा भी कुछ अन्य फोर्सेस होती हैं जो उन कामों को अंजाम देती हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए एक सोल्जर के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज, स्पेशल स्किल्स और स्पेशल इक्विपमेंट्स होना चाहिए। और इसीलिए इन फोर्सेस को उस देश की स्पेशल फोर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे किसी खेत में यदि कोई खुला सांड छोड़ दिया जाए तो वह फसल से भरा हुआ पूरा का पूरा खेत ही तबाह कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी स्पेशल फोर्स को कोई मिशन पूरा करने के लिए फुल ऑन डेमोलिशन करने की खुली छूट दे दी जाए तो ये अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए भारी भरकम तबाही मचा सकते हैं। दुनिया की ऐसी ही कुछ स्पेशल फोर्सेस में से एक है अमेरिकन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली फोर्स, द यूएस नेवी सील्स, जो कि अपने नाम के अकॉर्डिंग ही सी, एयर और लैंड यानी समंदर के जल, हवाई और जमीनी किसी भी प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। नेवी सील्स ने इराक, ईरान, लेबनान, अफगानिस्तान, वियतनाम, पाकिस्तान से लेकर अन्य कई देशों में खतरनाक और सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम दिए हैं। इनकी काबिलियत को देखते हुए और इनसे ही सीखते हुए बाकी देशों ने भी अपने लिए स्पेशल फोर्सेस का निर्माण कर लिया है। और इसी तरह की स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी के पास भी है, जिन्हें मरीन कमांडोज या मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अंडर वाटर डेमोलिशन करने की काबिलियत को देखते हुए इन्हें मगरमच्छ भी कहा जाता है। व दुश्मन इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं। अब यूं तो ये दोनों ही स्पेशल फोर्सेस अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हैं। नेवी सील्स हों या मार्कोस, इनके कमांडोज अपने अपने स्किल्स में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वे उसे आंख बंद करके भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन किया जा सकता है। आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। दोनों ही फोर्सेस में एक कमांडोज को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए लगभग 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है। नेवी सील्स में यह समय कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये मिलिट्री पर्सोनेल्स के अलावा फ्रेश सिविलियंस को भी नेवी सील्स बनने का मौका देते हैं। इसके अलावा यूएस नेवी के पर्सोनेल्स और यूएस मिलिट्री की अदर मिलिट्री ब्रांचेस के पर्सोनेल्स भी नेवी सील्स बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्कोस इस समय को बचाने के लिए केवल अपने नेवी पर्सोनेल्स को ही मौका देते हैं, जो कि ऑलरेडी काफी सारी फिटनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद ही नेवी में शामिल हो पाते हैं। इस प्रकार नेवी सील्स जहां अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को दमदार मानते हैं, तो वहीं मार्कोस पहले से ही दमदार सोल्जर्स को ही मौका देते हैं। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम दमदार हो या सोल्जर्स काबिल हो, लेकिन एक मरीन कमांडोज बनना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए इन प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग की शुरुआती महीनों में ही काफी सारी कैंडिडेट्स हार मान लेते हैं और प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ देते हैं। नेवी सील्स में ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग की शुरुआती फर्स्ट फेज में ही 75 to 80% कैंडिडेट्स बाहर निकल जाते हैं, तो वहीं 80 to 85% कैंडिडेट्स इनकी सबसे डेंजरस मानी जाने वाली हेल वीक के दौरान ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस स्टेज के दौरान काफी सारे कैंडिडेट्स या तो घायल हो जाते हैं या थक कर हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। और फाइनल प्रोसेस के बाद महज 10 से 15% कैंडिडेट्स को ही नेवी सील कमांडो बनने का मौका मिलता है। इसी प्रकार मार्कोस का ड्रॉप आउट रेट देखें तो इसके सिलेक्शन के दौरान शुरुआती 3 दिनों की स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही 80 से 85% कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बाकी 5 से 10% कैंडिडेट नेवी सील्स की तरह ही मार्कोस के हेल वीक के दौरान बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फाइनली महज 2 से 5% ओवरऑल कैंडिडेट्स को ही मार्कोस कमांडोज बनने का मौका मिलता है। दोनों ही प्रोग्राम्स के फर्स्ट फेज के दौरान होने वाली रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस और हेल वीक के दौरान होने वाले कड़े कंपटीशन को देखें तो हेल वीक के दौरान एक कैंडिडेट को रोजाना 20 घंटे का हार्डवर्क करना पड़ता है, जिसमें केवल 4 घंटे के लिए ही सोने का मौका दिया जाता है। कैंडिडेट्स को मॉर्निंग एंड इवनिंग में 20-20 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, वो भी लगभग 50 से 60 किलोग्राम के वजन के साथ। हेल वीक के पूरे सप्ताह के दौरान करीबन 320 किलोमीटर की रनिंग इस वजन के साथ कंप्लीट करनी होती है, जिसमें 75 मिनट के अंदर समंदर में 3 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है।
इसके अलावा जमीन पर भी 75 मिनट के अंदर 6.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। और भी कई तरह की ऑब्स्टेकल रनिंग, अंडर वाटर स्विमिंग, भारी भरकम वजन कैरी करना, टीम वर्क के साथ समंदर की तेज लहरों में बोटिंग करने से लेकर काफी सारे रिगरस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और यही वह फेज होता है जिसके दौरान केवल मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, जिनकी विल पावर और कमिटमेंट 100% होती है, सिर्फ वही इस हेल वीक के फेज को पूरा कर पाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मार्कोस का हेल वीक भी नेवी सील के इसी मॉडल पर बेस्ड है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि साल 2015 और 16 के दौरान इंडियन मार्कोस से ट्रेंड सोल्जर्स जब सोल्जर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिकन नेवी सील्स की ट्रेनिंग देने पहुंचे, तब इन्होंने न सिर्फ नेवी सील्स की ट्रेनिंग को आसानी से कंप्लीट कर लिया, बल्कि अमेरिकन सील्स को पछाड़ते हुए टॉप रैंक भी हासिल की थी, जो ये दर्शाता है कि मार्कोस ने भले ही कमांडो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अमेरिका से सीखी हो, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के सीखने की एबिलिटी और हिम्मत दुनिया में किसी से कम नहीं है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जहां अमेरिकन नेवी सील्स इस हेल वीक की प्रोसेस को धीरे धीरे ट्रेनिंग के बाद की स्टेजेस में लाते हैं, दरअसल इंडियन मार्कोस इसे अपने प्री सिलेक्शन के दौरान 3 दिन की बेहद कठिन प्रोसेस के तुरंत बाद ही अप्लाई कर देते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को इस हेल वीक के दौरान नेवी सील्स की तरह ही रोजाना 20 घंटे का हार्ड वर्क करवाया जाता है और महज 4 घंटे की ही नींद लेने दी जाती है। सुबह शाम 60 किलोग्राम के वजन के साथ 20 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। पूरे वीक में करीबन 120 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट रनिंग भी 60 किलोग्राम के वजन के साथ करवाई जाती है। फिर सप्ताह के आखिर में बेहद थके हुए कैंडिडेट्स को 25 किलोग्राम के वेट के साथ लबालब कीचड़ से भरे हुए ट्रैक में 800 मीटर तक डेथ क्रॉल भी करना पड़ता है, वो भी लाइव एम्यूनिशन से भरी मशीन गन के साथ। फिर 2.5 किलोमीटर की ऑब्स्टिकल रनिंग होती है और आखिर में नींद से भरे थक कर चूर हो चुकी कैंडिडेट से शूटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें 25 मीटर की दूरी पर टारगेट होता है और टारगेट के जस्ट साइड में इन कैंडिडेट्स के एक एक दोस्त को भी खड़ा कर दिया जाता है, ताकि उनकी आई साइट, कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस व दिलेरी का भी टेस्ट लिया जा सके। दोनों ही कमांडोज ट्रेनिंग के दौरान टीम वर्क पर ज्यादा फोकस किया जाता है और यही वजह है कि दुनिया भर की कमांडो फोर्सेस में से मार्कोस की कमांडोज का सिलेक्शन रेट सबसे कम हो जाता है। दोनों ही फोर्सेस के हेल वीक को पूरा करने वाले चंद कैंडिडेट्स को बाद में पैरा जंपिंग, अंडर वाटर डेमोलिशन ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर, हाई माउंटेन ट्रेनिंग, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, वेपन्स एंड हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग व अन्य कई प्रकार की स्किल्स में भी ट्रेन किया जाता है और एक कंप्लीट, डेडली एंड फुली कैपेबल कमांडो तैयार हो जाता है। दोनों ही फोर्सेस के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो यूएस नेवी सील्स के कमांडोज हाईटेक गैजेट्स, मॉडर्न वेपन्स यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिसके दम पर ये भारी भरकम तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास हवाई सपोर्ट भी काफी तगड़ा होता है और ये एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से हमेशा बैटलफील्ड की लाइव एंड अपडेटेड जानकारी पाते रहते हैं। इन्हें अर्बन वॉरफेयर में एक्सपर्ट माना जाता है। इनके पास सभी तरह के मॉडर्न रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जिसके दम पर इनकी सक्सेस रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। मार्कोस के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो ये भी हाईटेक गैजेट्स एंड वेपन्स को यूज करते हुए काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। इन्हें जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट माना जाता है। इंडियन सोल्जर्स हाई माउंटेन वॉरफेयर में भी काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर और हाई माउंटेन ट्रेनिंग के लिए अन्य देशों की कमांडोज एंड सोल्जर्स भी इंडियन मिलिट्री से ही सीखने के लिए आते हैं। मार्कोस कमांडोज मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। अब ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के मामले में नेक से नेक मिलाकर चलने वाली मार्कोस व नेवी सील्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस आता है असल जंग के मैदान में अपने मिशंस को सक्सेसफुली पूरा करने की रेस में। जहां नेवी सील्स के मिशंस को अंजाम देने की सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है, तो वहीं मार्कोस को कई बार अपने मिशंस के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि कुछ मिशंस में मार्कोस की परफॉर्मेंस उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर रही है। इसकी वजह है अनुभव और इक्विपमेंट्स। नेवी सील्स को करीबन 60 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है
और अपने शुरुआती मिशंस में ये भी कई बार फेल हुए हैं, लेकिन बार बार अपने मिशंस के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारते हुए वह नए नए वेपन्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, हाईटेक गियर्स आदि के दम पर आज ये इस फील्ड में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये आज किसी भी मिशन को पूरा करने से लेकर उसकी सक्सेसफुल फिनिशिंग की तैयारी व संभावित खतरों को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। अमेरिका में इस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी खर्च किया जाता है। तो वहीं इंडियन मार्कोस को अभी महज 36 साल ही बने हुए हैं और इन्होंने नेवी सील के बराबर मिशंस भी अभी तक नहीं किए हैं और ये धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखते हुए काफी परफेक्ट होते जा रहे हैं। हालांकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स, हैवी फायर पावर, मॉडर्न मशीन गन्स, स्नाइपर गन, एयर सपोर्ट व इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की कमी के चलते कई बार जाबाज मार्कोस कमांडोज को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है और अभी तक इंडिया में हाईटेक गियर्स, वेपन्स आदि के क्षेत्र में इतनी ज्यादा रिसर्च व इनोवेशन देखने को नहीं मिली है। इसलिए इंडियन मार्कोस कमांडोज अपने बेहिसाब जज्बे और काबिलियत के बावजूद नेवी सील्स की तरह वर्ल्ड स्टेज पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि इन सब कमियों पर अब इंडियन गवर्नमेंट व इंडियन मिलिट्री मिलकर काफी तेजी से काम कर रही है और जिस तरीके से अमेरिका व अन्य यूरोपियन देश चाइना व रसिया के खिलाफ इंडियन मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे देखते हुए इस फील्ड में इंडिया काफी तेजी से तरक्की कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये रहा इंडियन स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस और अमेरिकन नेवी सील्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। इसे देखकर आपके हिसाब से कौन सी स्पेशल फोर्स ज्यादा पावरफुल है, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।